दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो दरअसल एक हॉन्टेड बिल्डिंग की सच्ची हॉरर स्टोरी है, जो कि झारखंड में रहने वाले सुरेश के साथ 2009 में घटा था। एक ऐसा डरावना घटना जिसे वो आज भी नहीं भूला। इसलिए इस घटना को अच्छे से समझने के लिए हम इसे सुरेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनेंगे। तो चलिए बिना और देरी किए उस भौतिक घटना की ओर बढ़ते हैं। भौतिक घटना, जिसके बारे में बताते हुए सुरेश ने ये कहा कि इस घटना के कुछ महीने पहले ही मैंने 12वीं पास करके कॉलेज में एडमिशन लिया था। लेकिन एक लोअर फैमिली का इकलौता बेटा होने के वजह से मैं हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन ही कॉलेज जाता था और बाकी के दिन मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर दिहाड़ी में काम करता था। इसलिए काम के सिलसिले में यहाँ वहाँ जाना ये सब मेरे लिए कोई नया बात नहीं था। लेकिन वो दिन मुझे आज भी याद है जब मेरे ठेकेदार ने काम के सिलसिले में मुझे और मेरे 8-9 साथियों को एक 12 मंजिले बिल्डिंग में भेजा था। हालांकि उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम तो पूरा हो चुका था, लेकिन उसमें प्लास्टर और फ्लोरिंग के जैसे और भी कई काम अधूरे थे। यानी कि उस बिल्डिंग में हमसे पहले भी कोई काम कर चुका था, लेकिन उसने अपना काम अधूरा क्यों छोड़ा ये तब मुझे नहीं पता था, और ना ही ये पता था कि इसका कारण इतना डरावना भी हो सकता है। हालांकि वो जो बिल्डिंग था वो दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उसको देखकर मैं इतना कह सकता था कि उस बिल्डिंग का काम पिछले कई महीनों से रुका हुआ है। लेकिन क्यों, ये सब मैंने ऐसे ही जानने के लिए उस बिल्डिंग के गार्ड से पूछा। हालांकि उस गार्ड ने मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन उससे बात करके मुझे ये पता चला कि जहाँ पर वो बिल्डिंग बना हुआ है वहाँ पर 1 साल पहले एक घर हुआ करता था जहाँ पर लोग किराए पर रहते थे। यानी कि वो जो घर था उसे तोड़कर ही वहाँ पर बिल्डिंग बनाया जा रहा था। खैर, इन सब के बाद मैंने और मेरे साथियों ने अपना काम करना शुरू कर दिया, ठीक वहीं से जहाँ से पहले के मिस्त्रियों ने छोड़ा था, यानी कि 5वें फ्लोर से। लेकिन वहाँ पर कुछ दिनों तक काम करने के बाद हम जैसे 8वें मंजिल तक पहुँचे, वैसे ही हमारे साथ अजीब चीज़ें होना शुरू हो गया। जैसे कि हम जब भी कोई सामान कहीं पर रखते थे वो सामान हमें उस जगह पर नहीं मिलता था, लेकिन हम इसे हर बार ये कहकर टाल देते थे कि हम में से किसी ने ही ऐसा किया होगा, क्योंकि तब हमें इस बात का जरा सा भी भनक नहीं था कि इसका कारण कुछ और भी हो सकता है। जिसमें इसी बीच एक दिन उस 8वें फ्लोर का काम पूरा करते करते हमें देर हो गया था, यानी कि तब तकरीबन शाम के 6 बज चुके थे। लेकिन जैसे ही हम सभी अपना हाथ मुंह धोकर घर के लिए निकले, वैसे ही मेरे साथी को ये याद आया कि वो अपने कपड़ों का थैला ऊपर 8वें मंजिल पर छोड़ आया है, जिसे लाने के लिए वो मुझसे कहता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले काम करते करते उसके पैरों में चोट लग गया था। हालांकि मैं भी जाना तो नहीं चाहता था, क्योंकि मैं भी पूरा दिन काम करके थक चुका था, लेकिन उसके भी मजबूरी को देखकर मैं 8वें फ्लोर पर वापस चला गया। लेकिन इस बार ना जाने क्यों मुझे बड़ा ही अजीब महसूस हो रहा था। उस हल्के से अंधेरे के बीच मैंने देखा कि वो कपड़े का थैला एक कोने में रखा हुआ है, पर जैसे ही मैं उसे लेने के लिए आगे बढ़ा, मुझे मेरा शरीर ही भारी सा महसूस होने लगा। ऐसे मानो कि जैसे मुझ में चलने जितना ताकत तक नहीं था। लेकिन असली भयानक चीज तो तब हुआ जब मैं उस थैले को लेकर वापस पीछे मुड़ा, क्योंकि पीछे मुड़ते ही मैंने देखा कि एक भयानक सी दिखने वाली औरत ठीक मेरे सामने खड़ी है, जिसको देखते ही पल भर के लिए मेरा पूरा शरीर ही सुन्न पड़ गया था। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, पलक झपकते ही वो औरत कहीं गायब हो गई। इसलिए मैंने अपने आसपास के सभी रूमों को चेक किया, लेकिन वो औरत मुझे कहीं नहीं मिली। इसलिए मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद से दिन भर काम करके थकान की वजह से मुझे कोई वहम हुआ होगा। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ना सोचकर अपने घर लौट गया। लेकिन उसी आधी रात को अचानक जब मैं सो रहा था
तब मैंने किसी के फुसफुसाने का आवाज सुना, लेकिन मेरे आंखें खोलते ही न जाने क्यों मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया था। यानी कि मैं चाह कर भी हिल तक नहीं पा रहा था, सिर्फ मेरी आंखें खुली थी और मेरे आंखों के सामने थी वो औरत जिसको मैंने उस बिल्डिंग में देखा था। हालांकि कमरे में अंधेरा होने की वजह से उस औरत का चेहरा अच्छे से नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी सफेद जलती हुई आंखें मैं साफ देख पा रहा था, जिसको देखकर मुझे उसका वो डरावना चेहरा भी याद आने लगा जो मैंने बिल्डिंग में देखा था, जिसके वजह से मैं इतना डर गया था कि मैं डर के मारे कुछ बोल तक नहीं पा रहा था। मेरा गला सूख चुका था और मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर होने लगा था। मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी इतना डर महसूस नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे किसी ने जकड़ रखा है। करीब 5 मिनट तक मैं इसी हालात में था और फिर डर के मारे मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तब मैंने देखा कि मेरे पास मेरे पापा खड़े हैं, जो कि मुझे बड़ी ही हैरानी के साथ देख रहे थे, क्योंकि जब मुझे होश आया था तब सुबह के नहीं बल्कि शाम के 5 बज रहे थे। मेरा पूरा शरीर बुखार से जल रहा था और मुझे जगह जगह दर्द भी हो रहा था। इसलिए पापा ने जैसे मुझसे ये पूछा कि मुझे क्या हुआ है, मैंने वैसे उन्हें सब कुछ बता दिया, जो कि मेरी सारी बातें सुनकर मुझे पुरोहित के पास ले गए और उन्हें वो सब बताया जो कि मेरे साथ अब तक हुआ था। हालांकि उन घटनाओं को सुनकर वो पुरोहित मेरे मदद के लिए मान तो गए थे, लेकिन उन्होंने काम से पहले हमसे 2 दिन का समय मांगा, क्योंकि उन्हें ये जानना था कि मेरा सामना आखिर किससे हुआ था। इसलिए 2 दिन के बाद मैं और मेरे पापा फिर से उस पुरोहित से मिलने गए, जिन्होंने हमें ये बताया कि जिस बिल्डिंग में मैं काम कर रहा था वहाँ पर पहले किराए का घर हुआ करता था, जहाँ पर 1.5 साल पहले एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या किया था, जिसके वजह से उसकी आत्मा आज भी वहाँ भटक रही है। और यही वो कारण था जिसके वजह से हर कोई उस बिल्डिंग का काम बीच में ही छोड़कर चला जाता था, क्योंकि मुझसे भी पहले कई लोगों ने उस डरावनी औरत को देखा था, जिसके बारे में बताकर उस पुरोहित ने मुझे एक तावीज दिया और एक ऐसा विधि बताया जो कि मुझे सोने से पहले 7 दिनों तक लगातार करना था। हालांकि इसके बावजूद भी शुरुआती कुछ दिन वो औरत मुझे फिर भी दिखाई देती थी, लेकिन धीरे धीरे 7 दिन पूरा होने के बाद मैंने उस औरत को फिर से दोबारा नहीं देखा। तो दोस्तों, ये तो थी वो घटना जो कि सुरेश के साथ वास्तव में घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।